कल पढ़ा था सवाना प्रदेश, आज पढ़ेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, जब मरुस्थल का नाम लिया जाता है मरुस्थल, तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा यही टच करता है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ बहुत रेत है, जहाँ बहुत धूल भरी आंधी चलती हैं, तो उसको हम मरुस्थल मान लेते, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, जहाँ कांटेदार वृक्ष होते हैं। मरुस्थल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मन में, वो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि वो सूखा क्षेत्र, जहाँ पानी नहीं है, कटीली झाड़ियाँ हैं, रेत है। जबकि ऐसा नहीं है। मरु स्थल का अर्थ ऐसा स्थल जहाँ पर हरी भरी वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। और ये दो प्रकार का होता है। कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है, भविष्य बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिसको यह तो बहुत ही ज़्यादा अभाव हो कि 3-3 दिन तक घर में खाना नहीं बन रहा, या घर में बहुत ही ज़्यादा पैसा हो कि दिन भर चॉकलेट, बर्गर, पिज्ज़ा, बहुत अच्छा खाना, डबल बेड, सोफ़ा बेड, टीवी, फ्रिज, कूलर पड़े आराम से एसी की हवा में। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता। अत की भला न बरसना, अत की भली ना धूप। तो कहने का अर्थ ये है कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। ऐसा जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो भी मरुस्थल ही कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश का जनजीवन कैसा होता है। हम जानते हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं, मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है, और बिना जल के जीव जंतुओं के लिए घास नहीं होगी, पशु चर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसका एक पहला पक्ष है। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में बाष्पीकरण अधिक होता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। मतलब वहाँ मरुस्थलीय प्रदेश का मतलब ये नहीं कि बारिश बिल्कुल होती नहीं, हम तो कह रहे पूरे दिन बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ जितनी वर्षा हो रही उससे ज़्यादा पानी उड़ जाए, पानी जितना बरसे उससे ज़्यादा उड़ जाए, कितना भी बरसे किसका कोई मतलब नहीं है। अगर उससे ज़्यादा उड़ जाता है तो वो क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश। अब बारिश कम हो, पानी उड़े ना, तो कम पानी में ही काम चल जाए, वो मरुस्थलीय प्रदेश नहीं होगा। तो इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी वर्षा होती है उससे कहीं ज़्यादा जल वाष्पित हो जाता है। यही कारण है कि ये शुष्क प्रदेश हो जाते हैं। इन्हें रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसा स्थान गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी। तापमान के आधार पर ऐसे भूभाग को हम दो भागों में बांटते हैं, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, शीत मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, वेरी गुड। विश्व का सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस सहारा मरुस्थल का अल अजीजिया लीबिया में स्थान है, वहाँ पर पाया जाता है। ऐसे ही अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, हर महाद्वीप में थोड़े बहुत मरुस्थल हैं। अफ्रीका का सहारा व कालाहारी, मध्य एशिया का अरब थार व गोबी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया, और उत्तर अमेरिका का सोनोरान व एरिजोना, व दक्षिण अमेरिका का अटाकामा व पेंटागोनिया। तो कम से कम 4 मरुस्थलों के नाम याद होने। भारत के अंदर उसे थार का मरुस्थल कहते, थार। उष्ण मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और जहाँ वर्षा होती है, वर्षा के साथ साथ जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान भी आते हैं। इस क्षेत्र में दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। जो मरुस्थल होते हैं वहाँ दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर, दिन जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगा, रात उतनी ही ज़्यादा ठंडी। मैं राजस्थान में जब था तो दिन में गर्मी पड़ती थी, रात में इतनी सर्दी पड़ती थी, रजाई से भी काम नहीं चलता था। दिन धूप वाले गर्म होते, रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ कभी कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक, तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुँच जाता तापमान। अब देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा क्यों पड़ती है। देखिए, जहाँ पानी होगा वहाँ सर्दी कम पड़ेगी। पानी में एक विशिष्ट ऊष्मा होती, गुप्त ऊष्मा। पानी के अंदर हमेशा थोड़ी एक गर्मी छुपी रहती है, पानी के अंदर गर्मी छुपी रहती है। जैसे कि सुबह सुबह अगर तुम नहा लो तो तुम्हें कम सर्दी लगेगी, ना नहाओ तो ज़्यादा। तो पानी से नहाने से सर्दी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी में खुद गर्मी, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी, उसमें भी गर्मी होती है। हाँ, इसलिए जहाँ पानी होगा वहाँ सर्दी कम पड़ेगी, पानी नहीं होगा वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में सर्दी कम पड़ती है, और जहाँ पानी रेगिस्तान वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, रात दिन गर्म होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद ये देखिए नक्शे में भी आप देख रहे हैं, सहारा मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, गोबी चीन में है, कालाहारी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, अटाकामा, कोलोराडो, एरिजोना। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र की वनस्पति कैसी होती, तो देख के ही हम समझ गए वनस्पति कैसी होती, कांटेदार। यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल, ये जो आपको दिख रहा है ये पत्तियाँ नहीं, ये तना है, और जो कांटे हैं वो पत्तियाँ हैं। नागफनी का जो पौधा होता है उसमें जो आपको हरा हरा दिखता, गूदेदार, गद्देदार, वो पत्ती नहीं होती है, वो क्या होता, तना।
पत्तियां कांटों में बदल जाती। पानी की कमी के कारण क्षेत्र वनस्पति विकास अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु, कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में यही वनस्पति विकसित होती है। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं, जिसमें वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। इन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं तथा इनके तनों पर मोटी छाल होती। क्यों? जिससे किसके अंदर का पानी बाष्पोत्सर्जित ना हो, पानी अंदर का अंदर बना रहे। अगर ये गद्देदार मोटी अगर नहीं होगी खाल उसकी त्वचा छाल, तो क्या होगा, अंदर का पानी पानी है नहीं, तो जो बेचारों के पास है उसको वो बचा के रखते हैं। तो जो तुम्हारे पास पैसा है, पैसा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो पैसा जो तुम्हारे पास है उसको बचा के, ये तो हमें प्रकृति से हर चीज़ सीखने को मिलती है कि उनके पास पानी नहीं तो अपना पानी बचाते हैं। तो तुम्हारे पास पैसा नहीं, पैसे को बचा के रखो, भविष्य में काम आएगा। तो वो उनका पानी भविष्य में काम आता है, धीरे धीरे अपने उसी पीते रहते हैं, यूज़ करते हैं। वेरी गुड। इसी कारण यहाँ पर जहाँ कहीं कहीं जल के स्रोत या नदी होती है वहाँ आसपास झाड़ी पेड़ पौधे घास उगाती है। तो इस क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं, ओएसिस। यानी कि रेगिस्तान में भी जहाँ थोड़ा बहुत कहीं पानी होता है तो वहाँ पेड़ पौधे होगा, घास उगाती है, उसको मरुद्यान कहते हैं। उद्यान का मतलब बगीचा, मरु का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में खजूर है, बबूल है, सेवड़ है, नागफनी है, ताड़ इत्यादि के वृक्ष होते हैं। अच्छा, जीव जंतु कैसे होते हैं? तो देखिए यहाँ के जीव जंतु ऐसे होंगे जो या तो ज़मीन के बहुत अंदर चले जाएंगे या ज़मीन के बहुत ऊपर रहेंगे। तो ऊपर रहने का अर्थ क्या है कि उन जीवों की टांगें बहुत लंबी होंगी, जिससे कि ज़मीन की गर्मी उनको परेशान ना कर पाए। ऊँट की टांगें बहुत लंबी इसीलिए होती हैं, इसीलिए वो रेगिस्तान में सर्वाइव करता। उनके जो खुर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जिससे कि वो रेत में आराम से चल सकें। अगर खुर घोड़े जैसे होंगे तो पैर घुस जाएगा, किसमें, बालू में। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। लेकिन बिना पानी के बताइए सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन जीवित रह सकता है? गलत जवाब। ये प्रश्न हमारे पास भी आया था, मैंने गलत कर दिया था। पानी के बिना सबसे ज़्यादा दिनों तक चूहा रह सकता है, ठीक है। हाँ, याद रखिए, ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। ऊँट की पीठ पर बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें बसा इकट्ठा रहता है। यहाँ बसा पानी, देखिए जो तुम क्या कहते हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ लोगे या 12वें तक पढ़ लो, वही ज़िंदगी भर काम आएगा। बाद की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। वो तो एक विषय ज्ञान होता है। जो जनरल ज्ञान, जनरल नॉलेज है वो कक्षा 10 तक की होती है। इसलिए एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा करो, यही परीक्षा में पूछी जाएगी। फिर तुम करोगे ऊँट और हो जाओगे गलत। अच्छा, ऊँट चर्बी इकट्ठी रखता है कुबड़ में, पानी भी अपना इकट्ठा रखता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, इनके 2 कुबड़ होते हैं। यहाँ भेड़ बकरियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ के जो जीव जंतु है उसमें नेवला है, सांप है, बिच्छू है, गो है, हिरन है, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तान चूहा। ऊँट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं बता दिया मैंने। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है बता दिया, क्योंकि और कोई जानवर वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मानव जीवन कैसा होता है? तो देखिए, मानव जीवन की बात करी जाए तो केवल थार के मरुस्थल से नहीं, कालाहारी के मरुस्थल की भी बात करो, अटाकामा की भी बात करो, गोबी की भी बात करो, पेंटागोनिया की भी बात करो, सब मरुस्थलों की बात करो, तो यहाँ का जीवन बड़ा विषम होता है, बड़ा कष्टदायक होता है। बहुत गर्मी पाई जाती है, रेतीलियाँ, आंधियाँ, बस्तियाँ नष्ट होने का डर रहता। वहाँ क्या होता कि पहाड़ अभी कहो यहाँ दिख रहा, 2 घंटे बाद पहाड़ दूसरी जगह दिखने लगे, क्योंकि वो सब बालू के पहाड़ होते हैं। आंधी चलती वो उड़ जाते हैं, दूसरी जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बस्तियाँ बहुत दूर दूर होती हैं। अरब में जो जनजाति पाई जाती है रेगिस्तान में, उसका नाम है बुद्दू कह दिया। और कालाहारी में जो रेगिस्तानी जो जनजाति पाई जाती उसको बुशमैन कहते हैं, ठीक है, बुशमैन। और यहाँ के लोग ऊँट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं, मशक जिसे बोलते हैं, मशक। ऊँट या बकरी की खाल की थैली में उसमें पानी भरते हैं। यहाँ के निवासियों के जीवन के सुधार प्रयास किए जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर बहुत कुछ है, सड़कें, रेलगाड़ी का विकास हो रहा है और धीरे धीरे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालका स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं और ये हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो घर होते हैं वो अपने घर की दीवारें बहुत मोटी मोटी बनाते हैं, जिससे बाहर की गर्मी अंदर ना जा सके। दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, छोटा सा जैसे चूहा अपना बिल बनाता है ऐसे वो अपनी झोपड़ी में बिल बनाते हैं, लेट के घुसते हैं अंदर, बैठ के अंदर घुसते हैं। बड़ा गेट हो जाएगा, बाहर की गर्मी अंदर जाएगी। तो इस तरह का उनका जीवन है। पृथ्वी पे भांत भांत के लोग रहते हैं, तरह तरह से अपना जीवन बसर करते हैं। इसलिए जाय विध राखे राम ताय विध रहिए, सुबह शाम सीताराम कहिए। आपको भगवान ने जिस स्थिति में पैदा किया है आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जो अपने जीवन को बड़ा ही कष्टमय रूप से जी रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये था आपका पाठ मरुस्थलीय